हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेंजेंसी। माय नेम इज़ अनूप मिश्रा। अभी पिछले क्लास से ही जो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था जिसमें हम क्लास 11th की जो एनसीईआरटी का टोटल सिलेबस है उसको कवर करने वाले हैं। चैप्टर 1 से शुरू किया था सेट्स। उसमें शुरू का इंट्रोडक्शन था, जो रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह से उसको दर्शाया जाता है उसके बारे में मैंने बहुत स्लोली और डिटेल में पिछले वीडियो में मैंने बात किया था। ये उस सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है, उस वीडियो का सेकेंड पार्ट है जिसमें हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। इन वीडियो की हेल्प से आप टीजीटी पीजीटी और जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनको भी बहुत हेल्प मिलने वाली है इन वीडियो से। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और इन वीडियो से आप पूरी जो क्लास 11 की एनसीईआरटी की टोटल 16 चैप्टर्स हैं वो पूरी मैं एक एक करके ऐसे ही पार्ट्स में मैं पढ़ाने वाला हूँ। और अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने सेट किसे कहते हैं, सेट का अलग अलग तरीके से जो मैथ्स में यूज़ है नंबर्स को लेकर के, उसको डिनोट किससे किया जाता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके बारे में बात किया था। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मैंने पढ़ाया था जिसमें मैंने रोस्टर या टेबुलर फॉर्म और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में डिटेल में आपसे बात किया था। कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे जिससे आपको समझने में आसानी होती है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ्स में खास करके, जिसमें आपको समझने में बहुत आसान करता है। पिछले वीडियो को मैंने ख़त्म किया था इस क्वेश्चन से, जिसमें क्वेश्चन था कि बी एक सेट है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स का एक सेट है जिसमें एक्स क्या है, एक इंटीजर है, एक्स इज़ एन इंटीजर। और जो एक्स का रेंज है वो -1/2 से लेकर के 9/2 तक है। मतलब कि जो एक्स है वो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। -1/2 आप जानते हैं ये हो जाएगा -0.5, ठीक है। और जो x है ये इससे बड़ा है और 4.5 से छोटा है। और x क्या है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर आप जानते हैं -0.5 से अगर बड़े की बात करें तो पहला जो इंटीजर है वो 0 होगा, फिर उसके बाद 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। 4 के बाद ये 4.5 है, ये एक इंटीजर नहीं है। तो टोटल जो सेट है रोस्टर फॉर्म में वो इन 5 नंबरों का सेट होगा, ठीक है। तो ये पिछले जो वीडियो का जो क्वेश्चन मैं दे करके वीडियो क्लोज किया था वहाँ पे इसका आंसर है ये। अब चलते हैं आज के टॉपिक पे जो कि है टाइप्स ऑफ सेट। देखिए सेट कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पहला जो टाइप ऑफ सेट है वो है एम्प्टी सेट। इसको हम नल सेट भी कहते हैं या फिर वॉइड सेट, ठीक है। नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे एम्प्टी सेट मतलब कि वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। हाँ ये पॉसिबल है, जैसे कि सेट का डेफिनेशन क्या है, सेट किसे कहते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में ज़ीरो कैसे होगा, एम्प्टी कैसे होगा। तो ऐसा पॉसिबल होता है। एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लैंक जो ब्रेस है उससे, या तो इस तरीके से हम, अगर ऐसा कुछ बना हुआ है तो ये एक एम्प्टी सेट को दिखा रहा है, दर्शाता है। और दूसरा एक साइन होता है जो इस तरह से बना होता है, ये भी एम्प्टी सेट दर्शाता है, ठीक है। एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेट, ठीक है। आगे एग्जाम्पल में आप समझ पाएंगे कि ऐसे भी सेट्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर एलिमेंट्स नहीं होते हैं। अगर एक एग्जाम्पल की बात करूं तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए क्लास 6 में एक सेट ए है जिसमें क्लास 6 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो इस सेट में आते हैं। फिर दूसरा एक सेट है बी जिसमें क्लास 7 में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं वो इस सेट में आते हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक सेट सी ऐसा है जिसमें 6 और 7 दोनों में पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो क्या कोई भी बच्चा 6 और 7 एक साथ पढ़ सकता है? नहीं। तो वो सेट क्या है, एम्प्टी सेट है। ऐसे कोई भी बच्चे मौजूद नहीं है जो 6 और 7 दोनों क्लास में एक साथ पढ़ रहा हूँ। तो ये जो सेट सी है इसी को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या फिर हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये सेट जो है ये एम्प्टी सेट है, मतलब कि खाली है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो क्लास 6 और क्लास 7 दोनों में एक साथ पढ़ रहा होगा, ठीक है। एम्प्टी सेट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल ऐसे मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दे रहा हूँ कि लेट ए बी अ सेट। ए एक ऐसा सेट है
सेट ऑफ एक्स, सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, ए एक ऐसा सेट है एक्स का सच दैट, ठीक है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एंड इसका जो डेफिनीशन है उसको हम क्या कहते हैं कि x जो है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक एम्प्टी सेट है, कोई भी ऐसा x या कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ब्लैंक सेट या एम्प्टी सेट। ए इज़ क्या है, ए एक एम्प्टी सेट है, या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, दूसरे टाइप का सेट है, ये है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, फाइनाइट सेट मतलब होता है परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट मतलब होता है परिमित समुच्चय, ठीक है, परिमित समुच्चय, और इनफाइनाइट सेट होता है अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट जिसकी गिनती की जा सके, इनफाइनाइट जिसकी गिनती नहीं की जा सके, वो अनंत तक है, ठीक है। फाइनाइट सेट को डेफिनेशन अगर करें तो ये होगा अ सेट, एक ऐसा सेट विच इज एम्प्टी, अ सेट विच इज एम्प्टी, या तो वो सेट खाली है, खाली है इसका मतलब क्या है, उसे हम गिन सकते हैं कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो भी फाइनाइट सेट होगा। अ सेट विच इज एम्प्टी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। अ सेट विच इज एम्प्टी और विच कंसिस्ट ऑफ, which consist of definite number of elements, which consist of definite number of elements, definite number of elements, ये डेफिनीशन है फाइनाइट सेट का। एक ऐसा सेट जो कि या तो खाली हो, विच इज एम्प्टी, और विच कंसिस्ट ऑफ, या उसमें एक डेफिनिट नंबर, मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे काउंट कर सकते हैं, डेफिनिट नंबर एलिमेंट हो, उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट या फिर परिमित समुच्चय। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, एक सेट ए है, इसको रोस्टर फॉर्म में मैं लिख रहा, एक सेट ए है जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे वॉवेल्स लिखे हुए हैं, ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम इस तरीके से दर्शाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कितने हैं 5। यहाँ पे n जो है ये दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और a है सेट a, ठीक है। तो अगर लिखना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट a कितना है, तो ये है NA, इसको हम लिखेंगे टोटल 5, और 5 हमें एक नंबर पता हो गया, तो इसका मतलब ये एक फाइनाइट सेट है। उसी तरीके से अगर हम कहें कि एक सेट B है, ठीक है, ये इवन नंबर का सेट है जो कि 14 से छोटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है, ये एक सेट है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना है, टर्म्स इसमें कितने हैं, 3 और 3 6 टोटल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 6, ये भी क्या है, एक फाइनाइट सेट है या फिर परिमित समुच्चय है, ठीक है। समझ में आया फाइनाइट सेट किसे कहते हैं। फाइनाइट सेट या तो एम्प्टी है, या तो खाली सेट है, या फिर उसमें डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसमें गिने, जिसे हम गिन सकते हैं उतने एलिमेंट्स मौजूद हों, उसे हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। अब जो सेट फाइनाइट नहीं है वही तो इनफाइनाइट होंगे, इसको हम कहते हैं हिंदी में अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। अब इसका डेफिनेशन सिंपल सा है, एक लाइन में लिख सकते हैं कि अ सेट कंसिस्ट ऑफ
इनडेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनडेफिनिट जिसे हम गिन सकते नहीं हैं, जो पहले से तय नहीं है, इनडेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमें पता नहीं है कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कह रहा है कि एक सेट ए है, सेट ए ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसमें आपको कोई भी लिमिट नहीं दिया है। आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा लिखा है कि ए क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं दिया है कि कहाँ तक की बात कर रहा है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, और ऐसे ही ये आगे बढ़ता रहेगा, आखिरी हमें नहीं पता है कि कहाँ तक की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये अनंत तक जाएगा, तो इसे हम कहते हैं सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय। ठीक है, सिंपल है। इसी तरीके से अगर कह रहा है कि एक सेट बी है, वो है सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट है, ये भी इनफाइनाइट है, इसमें भी हमें लिमिट नहीं पता है कि ये कहाँ तक की बात कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होगा, ये -2 से होगा, -1, 0, 1, 2, और इधर भी हमें पता नहीं है कि कहाँ तक जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम बता सकते हैं इसमें, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हम बता सकते हैं कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने तत्व हैं, ये हम नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट या फिर अपरिमित सेट। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है फाइनाइट, इनफाइनाइट और एम्प्टी सेट का। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। कह रहा है कि एक सेट है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का सेट है एक्स, एंड, और इसका जो डेफिनीशन है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को सेट कहते हैं। तो इसका डेफिनीशन है x - 1 x - 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको बताना है कि ये फाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय है या परिमित समुच्चय है, इनफाइनाइट सेट है या फाइनाइट सेट है। अब पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिख के हम चेक करेंगे कि क्या हम जो एलिमेंट्स है उसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। तो x - 1 x - 2 इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x - 1 x - 2 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा कि इसमें हो जाएगा x की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर x की वैल्यू 2 होगी। तो रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, 1 या फिर 2। अब आप देख सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं, इसको हमने a मान लिया, सेट a। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट a हमें पता है वो कितना है, 2 है, ये गिन सकते हैं। तो ये कौन सा सेट है, ये है फाइनाइट सेट। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं दूसरा। ये कह रहा है कि एक सेट B है ऑफ ऑल x सच दैट x क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, x इज एलिमेंट ऑफ n एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, सेम वैसे ही हम करेंगे। रोस्टर फॉर्म में इसको हमें लिखना है। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखने से हमें एलिमेंट्स का पता चल जाता है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सॉल्व करें तो हम जानते हैं कि x की वैल्यू क्या आएगी, या तो आएगी +2 या फिर x की वैल्यू आएगी -2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट आपको देखना है कि ये कह रहा है कि x क्या है, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4, 0 और माइनस में वो नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो x इज इक्वल टू -2 क्या है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो रोस्टर फॉर्म में इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है सेट बी का, ये है 1। ये भी क्या है, एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट है क्योंकि हम इसे काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं।
ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर चलते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं कह रहा है कि एक और सेट है C इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट x क्या है, एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। x नेचुरल नंबर है और x क्या है, प्राइम भी है। तो इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, बहुत सिंपल है, रोस्टर फॉर्म में इसमें कोई भी लिमिट नहीं दिया हुआ है। तो रोस्टर फॉर्म में आप जानते हैं कि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, ये आपको याद रखना है कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में सबसे छोटा प्राइम क्या होगा, 2 होगा, 3, 5 भी होगा, 7, 11, 13। लेकिन कहाँ तक की बात नहीं किया है इसने, तो ये आगे बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स तक। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए कि कुल कितने तत्व हैं इस सेट C में, तो ये हमें पता नहीं चल पाएगा क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है। तो ये कैनॉट बी डिटरमिन्ड, जिसे हम पता नहीं कर सकते हैं, कैनॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा अपरिमित समुच्चय या फिर इनफाइनाइट सेट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, सिर्फ समझने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक सेट D मान लेते हैं, D सेट है x का सच दैट x क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, एंड x इज ऑड नंबर, x जो है ऑड नंबर है। इसमें भी लिमिट नहीं दिया है, तो रोस्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो हम जानते हैं 1 है, 3 है, 5 है, और ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा अनंत काल तक। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस सेट D के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम पता नहीं कर सकते हैं, कैनॉट बी डिटरमाइंड, कैनॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है, इसलिए ये क्या है, ये भी इनफाइनाइट या फिर अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, तो डिफरेंस आप समझ गए होंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट में। बहुत इजी है, इतने सारे एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले टाइप ऑफ सेट को, जिसे हम कहते हैं इक्वल सेट। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इक्वल सेट। इक्वल का मतलब आप जानते हैं होता है हिंदी में बराबर, वो सेट जो बराबर हो, एक दूसरे के बराबर हो। अब अगर डेफिनीशन की बात करें, ध्यान से सुनिए इसे, 2 सेट हम मान लेते हैं, एक सेट A है और दूसरा सेट B है। कह रहा है कि सेट A और सेट B बराबर कब होंगे, इक्वल कब होंगे। तो उसके टर्म्स में जो डेफिनेशन ये कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A के जितने भी तत्व हैं इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। मतलब कि सेट A के जितने भी तत्व हैं वो सेट B के भी तत्व हों, एंड इसका उल्टा भी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट A। अगर दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं तब दोनों सेट बराबर हैं। मतलब कि सेट A और सेट B के सारे एलिमेंट एक दूसरे में मौजूद होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से और आसानी से आप समझेंगे। मान लिया सेट A है, ये है 1, 2, 5, 9, ठीक है, और दूसरा सेट B है, इनके एलिमेंट्स हैं 5, 2, 9, 1। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इक्वल सेट कब होगा, जब एवरी एलिमेंट ऑफ A के सारे तत्व B में मौजूद हों। देखिए 1 है, हाँ है, 2 भी है, 5 भी है, 9 भी है, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B
बी के भी सारे तत्व ए में मौजूद हों। बी के भी 5 है, 2 है, 9 है एंड 1 है। बी के भी सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं, तो हम इसको कहेंगे कि जो सेट ए है ये इक्वल है सेट बी के। सेट ए जो है वो इक्वल है सेट बी के। इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, एक और एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस बार सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। कह रहा है कि सेट ए, एक सेट ए है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या है, इज प्राइम नंबर। एक्स जो है वो प्राइम नंबर है, लेस देन 6, जो कि 6 से छोटा है, लेस देन 6। तो अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप जानते हैं कि सेट ए कौन कौन से एलिमेंट क्या क्या होंगे, प्राइम नंबर और 6 से छोटा, तो आप जानते हैं होगा 2, 3 एंड 5। ठीक है, ये हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा सेट बी है, सेट बी है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम फैक्टर ऑफ x इज प्राइम फैक्टर ऑफ 30। ठीक है, अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं, जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो डायरेक्टली लिखे होते हैं ब्रेस के अंदर। ठीक है, अब 30 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 30 के प्राइम फैक्टर्स, फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा, प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा। अभाज्य जो फैक्टर्स हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो 30 के कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है एंड 5 है, इसके अलावा तो नहीं है। अब पूछ रहा है कि सेट ए और सेट बी इक्वल सेट है कि नहीं है, तो उसको देखने के लिए हम क्या देखेंगे कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद होने चाहिए एंड सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं 2, 3, 5 इसमें भी है और 2, 3, 5 इसमें भी है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए जो है वो बी के इक्वल है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं, ये सेट हम हटा दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कि मान लीजिए दो सेट है, एक सेट ए है 2, 3, 5 और सेट बी है 2, 3, 5 एंड 6। अब ये दोनों क्या इक्वल हैं या नहीं है? देखिए, इक्वल सेट का सिंपल सा डेफिनेशन है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद होने चाहिए। एलिमेंट्स की बात कर रहा है, तत्व की बात कर रहा है। और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद होने चाहिए। ये दोनों कंडीशन जब पूरी हो रही है तब वो इक्वल है, नहीं तो वो इक्वल नहीं है। अब सेट ए में कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, ये तो सेट बी में मौजूद हैं, 2, 3 और 5। तो इसका मतलब कि ये वाला कंडीशन तो पूरा हो रहा है, पहला वाला, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं कि नहीं है। तो सेट बी में 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में मौजूद नहीं है, इसलिए इस केस में जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल नहीं है, और उसका साइन हम इस तरीके से दिखाते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया? इक्वल सेट एंड अनइक्वल सेट में इक्वल सेट किसे कहेंगे, और अगर कोई भी एलिमेंट एक दूसरे में मौजूद नहीं है तो उसे हम इक्वल सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, सिंपल सा ये इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट था। अब चलते हैं
एक पॉइंट्स को याद करने के लिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब पॉइंट क्या है कि अ सेट, ध्यान से इसको पढ़िए, अ सेट डज नॉट चेंज, एक सेट वो बदलता नहीं है, इफ, अगर वन और मोर एलिमेंट, एक या एक से अधिक जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, ऑफ द सेट आर रिपीटेड, इसका मतलब ये हुआ कि एक सेट बदलता नहीं है, अ सेट डज नॉट चेंज, एक सेट बदलता नहीं है अगर उसके एक या एक से अधिक एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, सभी चीज़ों को समझने के लिए एग्जाम्पल बेस्ट है, स्टेटमेंट समझना मुश्किल होता है, एग्जाम्पल से वो बहुत क्लियर हो जाता है। अब अगर सेट ए है, एक सेट है ए जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो है 1, 2 एंड 3, फॉर एग्जाम्पल सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 3, 2, 1। ठीक है, अब मैं पूछ रहा कि सेट ए और सेट बी इक्वल है या नहीं है, तो आप सीधा देख सकते हैं कि सेट ए और सेट बी इक्वल है, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ठीक है, और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं, 1 भी है, 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, 1 है। ठीक है, तो ये सेट क्या होंगे, ये इक्वल होंगे, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अब चलते हैं कुछ इन सारे टॉपिक्स पे कुछ एक या दो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, इससे आपको पूरी तरह से ये जो टाइप्स ऑफ सेट है ये समझ में आ जाएगा। आज मैंने बताया पहला था वो एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, उसको तीनों कहा जाता है, जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं। ठीक है, दूसरा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, परिमित और अपरिमित समुच्चय। तीसरा है इक्वल सेट। अब एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन ये है कि X सेट ऑफ लेटर्स इन, X एक ऐसा सेट है जो किससे बना हुआ है, एलॉय के लेटर से, ALLOY के लेटर से मिलकर के सेट X बना हुआ है। उसी तरीके से दूसरा सेट है Y, ये है सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल, LOYAL। अब पूछ रहा है कि सेट X और सेट Y इक्वल सेट है या नहीं, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं X। अब आप जानते हैं कि सारे एलिमेंट्स को हम लिखेंगे A, जो रिपीट होता है उसको एक बार ही लिखते हैं L, O एंड Y। X, A, L, O और Y के एलिमेंट्स का एक ऐसा सेट है जिसकी मदद से एलॉय को लिखा जा सकता है। ठीक है, उसी तरीके से सेट Y जो है उसको हम लिख सकते हैं L, O, Y और A। यहाँ पे L है, L रिपीट हो सकता है। ठीक है, अब आप देखिए सेट X और सेट Y इक्वल सेट है या नहीं, तो सेट X के सारे एलिमेंट, सारे तत्व Y में मौजूद होने चाहिए और Y के सारे एलिमेंट X में मौजूद होने चाहिए। आप चेक कर सकते हैं, तो सारे मौजूद हैं, इसका मतलब X इज इक्वल टू Y, X और Y इक्वल सेट हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल से समझने में बहुत आसानी होता है। अब बात करते हैं सेट ए का। ठीक है, सेट ए n के ऐसा सेट है, n एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स z, n जो है वो z का एलिमेंट है, एंड
और n स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये सेट ए है। उसी तरीके से सेट बी, सेट ऑफ ऑल m सच दैट m एलिमेंट ऑफ r, रियल नंबर का, ठीक है, वास्तविक संख्या का सेट है, एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रोस्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे। ए को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो n स्क्वायर इज लेस देन 4, जैसे आप जानते हैं n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, प्लस माइनस 2, प्लस 2 और माइनस 2। लेकिन n स्क्वायर 4 से छोटा या 4 के बराबर होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि जो n का रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -2, -1, 0, 1 और 2 होगा। बहुत सिंपल है। -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 के बराबर होगा। -1 का स्क्वायर 1, 4 से छोटा है। 0 का स्क्वायर 0, 4 से छोटा है। 1 का स्क्वायर 1, 4 से छोटा है। और 2 का स्क्वायर 4, 4 के बराबर है। तो n की वैल्यू इतनी पॉसिबल है, ठीक है, -2, -1, 0, 1, 2। उसी तरीके से सेट बी की बात करें तो आप जानते हैं x स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को अगर हम सॉल्व करें तो आप यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 2, -1 कॉमन ले लिया, x माइनस इक्वल टू 0। यहाँ से हमें आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। तो b का जो सेट है वो है 1 एंड 2 का। आपको ध्यान देना है ये रियल नंबर की बात कर रहा है तो ये दोनों रियल नंबर है, और ये इंटीजर की बात कर रहा है तो ये सारे इंटीजर्स हैं। अब पूछ रहा है कि सेट ए और सेट बी इक्वल है, तो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि ए के सारे जो एलिमेंट हैं वो बी में मौजूद नहीं हैं, और बी के सारे एलिमेंट तो ए में मौजूद हैं। 1 और 2 तो है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है। -2, -1 और 0 बी में नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा अनइक्वल सेट, ये इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन हो गया सेट का, ये सेकेंड पार्ट था। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड पार्ट में सबसेट की बात करेंगे। जो अगली वीडियो आएगा उसमें हम सबसेट के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बहुत लेंदी वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उसमें हम वीडियो बनाएंगे, समझने में आसानी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सबसेट पे आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।